हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वायु राशियों के बारे पे। एक छोटी सी बात करते हैं। आपने कभी कभी एक दिन के अंदर ठंडी गर्मी बरसात का एहसास किया होगा, या कभी कभी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, कुछ किलोमीटर दूर चलते हैं और आप देखते हैं सडनली टेम्परेचर बदल गया। यानी आपके यहाँ अगर ठंडी थी तो कुछ दूर बाद गर्मी हो रही है, या वहाँ गर्मी है तो आपके यहाँ ठंडी हो रही है। कुछ ऐसा आपको अनुभव करने को मिलता है। ऐसी ही परिस्थितियाँ वायु राशियों के उत्पन्न होने का कारण बनती है। कुल मिला के 5 वायु राशियाँ हैं। इनकी हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप इतना जानिए कि जो हवा होती है, हवा या तो गर्म होगी या तो ठंडी होगी। इन्हीं के मिलने से वायु राशियों का निर्माण होता है। और जो पूरी पृथ्वी पे ये जो कॉन्टिनेंटल इलाका है, बात मैं करूँ उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, एशिया और यूरोप वाले क्षेत्र के, इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा वायु राशियाँ यानी एयर मास बनते हैं। एक छोटी सी डिफिनेशन के तौर पे समझते हैं वायु राशियाँ होती क्या हैं। वायु का वह बड़ा समूह जिसमें क्षैतिज दृष्टिकोण से तापमान और आर्द्रता संबंधित भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, वायु राशि कहलाती है। वह समान धरातल जिनके ऊपर वायु राशियों का निर्माण होता है उन्हें स्रोत प्रदेश कहा जाता है। तो वायु राशियां मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। और सॉरी, जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके ऊपर वायु राशियों का जन्म होता है वो मुख्यतः 5 हैं। चलिए उनको समझते हैं। तो पहला है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महासागर। इसमें महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि बनती है। इसको हम MT से डिनोट करते हैं। यानी कि ये जो है नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ पे मैक्सिको से पनामा वाला पूरा इलाका है। दूसरे नंबर पे आता है उपोष्णकटिबंधीय उष्णमंडल। इसमें महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय यानी CT प्रकार की वायु राशियों का निर्माण होता है। तो CT, तो यहाँ पे T तो कहीं डोनेट नहीं किया गया है, इसको आगे समझेंगे। तीसरे नंबर पर आता है सापेक्ष रूप से उच्च अक्षांश वाले ठंडे महासागर। इसमें महासागरीय ध्रुवीय यानी MP प्रकार की वायु राशि का निर्माण होता है। चौथे पे आता है उच्च अक्षांशों में अत्यधिक शीत व हिम से आच्छादित महाद्वीप। इसमें महाद्वीपीय ध्रुवीय यानी CP प्रकार की जो वायु राशि का निर्माण होता है, ये अटलांटिक महासागर के बीचों बीच का एरिया है। 5वें नंबर पर आता है स्थायी रूप से बर्फ से ढके आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप। इसमें महाद्वीपी आर्कटिक यानी CA प्रकार की जलवायु वायु राशि का निर्माण होता है। यहाँ MTCP और A कुछ अक्षर दिए गए हैं, इनका मतलब समझते हैं। M का मतलब होता है मैरीटाइन यानी महासागरीय, C का मतलब होता है महाद्वीपी यानी कॉन्टिनेंटल, T का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, P से आशय है ध्रुवीय यानी पोलर, और A मतलब आर्कटिक होता है। अब बात करते हैं वाताग्र के बारे में। जब अलग अलग प्रकार की वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो हम वाताग्र का निर्माण होता है। ओके, और यही वाताग्र बारिश कराने में, अचानक से मौसम को परिवर्तित करने में, पवनों की दिशा को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आपने देखा होगा ना, बरसात के सीजन पे कई बार बादल कभी अलग अलग डायरेक्शन पे मूव कर रहे होते हैं, कभी नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, कभी कभी साउथ से नॉर्थ हो जाएंगे। सो इस प्रकार से कुछ बात करते हैं पताग्र की। तो जब अलग अलग गुणों, तापमान, आर्द्रता, घनत्व, दाब आदि वाली दो अलग अलग वायु राशियां मिलती हैं तो उनके बीच की सीमा क्षेत्र को बताग्र कहा जाता है। बताग्रों के बनने की प्रक्रिया को बताग्र जनन कहते हैं। बताग्र के अंतिम चरण को बताग्र क्षय यानी कहते हैं। ओके, निम्नलिखित पर अवलोकन कर बताग्र की पहचान की जा सकती है। पहला, अपेक्षाकृत कम दूरी पर तापमान में तीव्र परिवर्तन होना। दूसरा, कभी कभी 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में परिवर्तन देखा जाता है। आर्द्रता गुणों में परिवर्तन।
पवन की दिशा में तेजी से परिवर्तन और बादल और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन। बात करते हैं वाताग्र के प्रकारों के बारे पे। तो वाताग्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसमें उष्ण वाताग्र यानी वार्म फ्रंट आते हैं। जब गर्म और हल्की वायु राशि ठंडी और भारी वायु राशि के प्रतिकूल चलती है, तब यह ठंडी और भारी वायु राशि के ऊपर उठती है। शीत वाताग्र के विपरीत तापमान और वायु राशि की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। शीत वाताग्र यानी कोल्ड फ्रंट, जब शीतल व भारी वायु राशि गर्म और हल्की वायु राशि के समक्ष आती है, तब यह गर्म और हल्की वायु राशि को अपने ऊपर ले लेती है। शीत वाताग्र का ढाल गर्म और हल्की वायु राशि की तुलना में अधिक होता है। स्थायी वाताग्र, यह तब उत्पन्न होता है जब दो वायु राशियां एक दूसरे के खिलाफ बल लगा रही होती हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी इसका शक्तिशाली नहीं होता कि एक दूसरे की दिशा दे सके। वायु वाताग्र के समानांतर बहती है। अधिविष्ट वाताग्र यानी अधिविशिष्ट वाताग्र का निर्माण तब होता है जब शीत वाताग्र से शीत वायु राशि चलकर उष्ण वाताग्र से मिलती है। ऐसे में धरातल के उष्ण वायु का संपर्क समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात के बारे में। इन्हीं वायु राशि वाताग्र का परिणाम होता है साइक्लोन। वही कटिबंधीय चक्रवात यानी समशीतोष्ण चक्रवात, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से परे मध्य और उच्च अक्षांश में मौसमी विक्षोभ होते हैं। तो देखिए, वाताग्र बनने की कुल 6 दशाएं होती हैं। 6 स्टेज में वाताग्र बनने को समझाया गया है, उन्हें पढ़ते हैं। स्टेज फर्स्ट में देखते हैं पहला चरण, इसे खुला चरण कहते हैं। शीतल और उष्ण वायु एक दूसरे के लगभग समानांतर चलती है और वाताग्र स्थानीकृत होते हैं। तो ये रही शीत वायु और ये रही उष्ण वायु, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे बहते हैं। चरण दूसरे पे होता है ठंडी और गर्म हवाएं एक दूसरे के प्रदेश में प्रवेश करने के लिए प्रयास करती हैं, इसीलिए वाताग्र संघर्ष का क्षेत्र बन जाता है। तो ये ठंडी वायु राशि होती है और इधर से गर्म वायु राशि, ये दोनों एक दूसरे क्षेत्र में एंटर कर रही हैं। तीसरी परिस्थिति में क्या होता है, जब वायु राशि के बढ़ने के कारण एक निम्न दाब केंद्र विकसित होता है, वायु निम्न दाब केंद्र की ओर गति करता है और बवंडर बनता है। फलस्वरूप चक्रवात उत्पन्न होते हैं। शीत और उष्ण वाताग्र भी पूरी तरीके से विकसित हो चुके होते हैं। चौथे नंबर पर बात करें तो चौथा चरण में शीत वाताग्र के आगे तेज महोर्मी के कारण दोनों वाताग्र करीब आ जाते हैं और उष्ण वाताग्र सिकुड़न आ जाती है। पांचवें नंबर पे देखें तो शीत वाताग्र पर उष्ण वाताग्र विस्तृत हो जाता है, इसे अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। यह चक्रवात का अंतिम चरण है। और अंतिम में छठा और अंतिम चरण, उष्ण वाताग्र का विलय हो जाता है। ध्रुवीय वाताग्र के दोनों ओर उष्ण और शीत वाताग्र राशियां विपरीत दिशा में चलती हैं। यह एक चक्रवात का अंत है। समशीतोष्ण चक्रवात की गति के समान दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अल्यूशियन और आइसलैंड अवदाब के आसपास के क्षेत्र में तूफानों की भारी सांद्रता। तीसरा, सर्दियों के महीने के दौरान विपरीत वायु राशियों के गुणों में अधिक अंतर होता है, इसीलिए शीतकालीन चक्रवात संख्या में अधिक होते हैं और अधिक तीव्र होते हैं। चौथा, जेट धाराएं समशीतोष्ण चक्रवात के विकास और मार्ग को प्रभावित करती हैं। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में अत्यंत कम दाब वाले क्षेत्र के गर्म कोर से विकसित होते हैं। वे तूफान के केंद्र के आसपास विशाल कपासी मेघ में संघनन प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जमीन पर पहुंचने पर आर्द्रता की आपूर्ति होती है, बंद हो जाती है और तूफान समाप्त हो जाता है।
कोरियोलिस बल चक्रवाती परिसंरचना का कारण बनता है और भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य हो जाता है और पवन समदाब रेखा के लंबवत चलती है। निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। कमजोर लंबवत पवन अवरोहण के कारण चक्रवात निर्माण प्रक्रिया उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम के भूमध्य रेखीय अक्षांश तक सीमित रहती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने और तीव्र होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां निम्नलिखित होती हैं, जैसे 27 डिग्री से अधिक तापमान और बृहद समुद्री सतह। एक कॉपीराइट डिस्क्लेमर दे दूं कि ये पीडीएफ विजन आईएएस के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ का पूरा क्रेडिट विजन आईएएस को जाता है। कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए, लंबवत वायु में भिन्नता होनी चाहिए, पहले के मौजूद कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र या निम्न स्तरीय चक्रवात का परिसंचरण होना चाहिए, समुद्र तल प्रणाली के ऊपर विचलन, लंबवत पवन वेग में कम भिन्नता होनी चाहिए। अब बात करते हैं बहिरुष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीच का अंतर। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों के बीच जो मेजर अंतर है इनकी बात करते हैं। एक स्पष्ट बताग्र प्रणाली की उपस्थिति और वायुमंडल में मौजूद क्षैतिज तापमान अंतरों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बताग्र मौजूद नहीं होते तथा समुद्र की गर्म और नर्म हवा से ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भूमि और समुद्र दोनों पर उत्पन्न हो सकते हैं। वही उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों पर उत्पन्न होते हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो महासागरों और भूमि दोनों के ऊपर गमन करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जमीन पर पहुंचने पर ये समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित होता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पवन का वेग बहुत अधिक होता है और यह अधिक विनाशकारी होते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये गमन करते हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर और उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हैं। मौसम के ड्यूरेशन पे दो वर्ड और हमेशा हाईलाइट होते रहते हैं, जिसमें एक आता है तड़ित झंझा और दूसरा होता है थंडरस्टॉर्म। तड़ित झंझा और टोर्नेडो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं इनको समझते हैं। तड़ित झंझा गरज और आकाशीय बिजली के साथ अपने आने वाले तूफान को थंडरस्टॉर्म या तड़ित झंझा कहा जाता है। ये कपासी मेघ से संबद्ध होते हैं और अर्ध गर्म दिनों में गहन संवाह के कारण तूफान आते हैं। टोर्नेडो में देखा जाए तो तेज आंधी के साथ साथ सर्पिल पवन बड़ी ऊष्मा के साथ हाथी की सूंड की तरह नीचे आती है, जिसके केंद्र में बहुत कम दाब होता है। इससे इसके मार्ग में भारी तबाही होती है। ऐसी परिघटना को भूवंडर भी कहा जाता है। तो यह ठंडा रूम, निम्न दाब इसमें नीचे से ऊपर की ओर जाता है जो प्रेशर है, और भूवंडर में जो हवा नीचे आती है और धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, यानी कुछ ऐसा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, इस पूरी पीडीएफ का क्रेडिट विजन आईएएस को जाता है। ये सिर्फ आगामी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक रिवीजन पर्पज से हम इसे यहाँ डाल रहे हैं। ओके, तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टाइम कम है तो इसे हम बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे। शुक्रिया।